मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज की मेरी वार्तालाप है नवीन कुमार जिंदल जी के साथ। जी हाँ, आप सब उनको जानते हैं और वो हैं मीडिया हेड बीजेपी दिल्ली के एंड स्पोक्स पर्सन भी, और बहुत ही अच्छा अटैक करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पे, उनकी खामियों को बहुत अच्छी तरह बताते हैं। तो आज उनसे कई कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। नमस्कार जिंदल। ये जो जनसंपर्क अभियान होता है उसका बीजेपी क्या कर रही है? जैसे आप लोग फेसबुक पे दिखते हैं, आप लोग ट्विटर पे दिखते हैं, इंस्टाग्राम पे तो बीजेपी दिखती ही नहीं है, हैं? इस पे दिखते हैं, तजिंदर बग्गा कुछ बोल देते हैं, आदेश जी आके कुछ बोल देते हैं, आप आके बोल देते हैं, पर लोगों तक दिल्ली में बीजेपी क्या करना चाहती है और क्या कर रही है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। दो एस्पेक्ट्स हैं। आपने सोशल मीडिया पूछा और एक पूछा कि पार्टी क्या कर रही है जनसंपर्क में क्या? तो जो आपने सवाल किया जनसंपर्क और सोशल मीडिया, ये दोनों एक ही है, लेकिन इसका दो चीज़ें हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी राज्यों में और देश में जो काम कर रही है उसका वो जब सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर प्रचार करती है, बताती है लोगों तक, और जनसंपर्क घर घर में करती है, तब लोगों के बीच में कुछ मैसेज सबके पास जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों आगे आ जाती हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश के अंदर अगर उनके समर्थक होते तो आप देखते कि वो कभी भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर ही नहीं सकते थे। आम आदमी पार्टी का एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, जब 26 जनवरी के दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान हुआ, पूरे देश भर में भारत को अपमानित किया गया और देश के सुरक्षा के जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों को ब्रूटली पीटा गया, उस समय उनके साथ हिंदुस्तान के कुछ लोग शामिल होकर के, जो लोग उस ट्रेन को चला रहे थे, वो तो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे थे, पाकिस्तान में बैठे थे, बांग्लादेश में बैठे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिक्योरिटी एजेंसियों ने और आप मीडिया ने बताया, जो उनका IP एड्रेस उस समय चेक हुए। तो उन लोगों को अब देश की लोकल पॉलिटिक्स या लोकल राजनीति से क्या लेना देना, नहीं होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलता है, वो देश में जो लोग या विश्व में मोदी के विरोधी हैं, जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या वो पॉलिटिकल पार्टियां जो भारत में रह करके भारत के भारत को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार से जो जनता का फायदा हो रहा है, इससे उनकी राजनीतिक जमीन जो जा रही है, इससे वो जो विचलित हैं, वो इस प्रकार के ट्रेंड चलाती हैं। तो जो पब्लिक के बीच में हमारा मेरा वही कहना है, पब्लिक के बीच में अगर हमारा कनेक्ट प्रॉपर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में, उससे पहले 2014 वाले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा सीटें लेकर के नहीं आती। तो जनता के बीच में जनसंपर्क है सोशल मीडिया पर, और बढ़ाने की आवश्यकता, वो सुझाव आपका अच्छा है। इंस्टाग्राम पे स्पेशल मैं इंस्टाग्राम, मैंने आपने कहा ना, मैं बहुत लंबे समय मीडिया में मैंने काम किया है, 3 डेकेड्स। फिर मैं बीजेपी में आया तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत अधिक एक्टिव नहीं था, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ और सत्य भी है। मैं पिछले 6-7 महीने से सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे आपकी बात को लेकर के और भी साथी राष्ट्रवादी लोग विचारों के आएंगे और उस पर भी एक्टिव होंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि इंस्टाग्राम पे यूथ है और यूथ हाँ, इंस्टाग्राम को पकड़ नहीं पा रहा है। सेम चीज क्लब हाउस आजकल जो है, सब लोग क्लब हाउस में बीजेपी के लीडर्स को आना चाहिए, क्योंकि जवाब वहां पे बीजेपी के लिए हम लोग दे रहे हैं। नहीं, हमारे को बहुत से लोगों ने अप्रोच करते हैं, मैं ऐसे जानता हूँ जो क्लब हाउस ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के भी हैं, तो जो लोग सोशल मीडिया पर यानी कि क्लब हाउस में या इंस्टाग्राम पर कोई काम करते हैं, सोचते हैं, क्लब हाउस में जब कोई डिबेट या ओपन डिबेट करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप अप्रोच करिए। दिल्ली से किसी भी जैसे प्रवक्ता को भेजना है या फिर किसी लीडर को भेजना है, भेजना होता ही नहीं, आपको सिर्फ वहीं पे अपने फोन पे ऑन रखना है। नहीं, ऑन तब होगा जब वो टाइम निश्चित होगा, सेट होगा कि चलिए अगला मैं करवाती हूँ। हाँ, किसी पर भी रहेगा, निश्चित तौर पर लोग आएंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वहां पे इतना खराब बोला जाता है, इतना, और ये सब चीजें आप समझ नहीं रहे कि इसका इफेक्ट नहीं समझ रहे, बिकॉज पीपल लाइक अस, आप लोगों के लिए तो ये रोज की बात है, पॉलिटिकल कुछ भी पॉलिटिक्स होता है, आप लोग उसको यू टेक इट इन योर स्ट्राइड।
पर हम लोग जैसे जो सपोर्टर्स होते हैं या कोई और बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं, हम लोग को उस टाइम ऐसे लगता है कि बस सब खत्म। नहीं, ऐसा नहीं, आप कभी भी लगेगा ओपन डिबेट कराइए, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर ओपन डिबेट से कभी हटने वाले नहीं है, ना पीछे हटते हैं। ये तो एक मैं आप ही के साथ करवाऊंगी। अब आप बताइए, बीजेपी केजरीवाल पे इतनी मेहरबान क्यों है? जैसे डेफेमेशन केस होता है उन पे, जेटली जी भी माफ़ी दे देते हैं, गडकरी जी भी माफ़ी दे देते हैं। हाँ, देखिए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन भाजपा के लोग चरित्रवान लोग हैं, और भाजपा के लोग कभी उनके बारे में अपशब्द कहने वाले लोग, अभद्रता करने वाले लोग, उनको केवल इसलिए क्षमा कर देते हैं, क्षमा बड़ों को होने दे। आपने अच्छे से सुना होगा, जो बड़ा व्यक्ति होता है, फलदार पेड़ होता है, वो झुक करके चलता है, और जो मुर्दा होता है वो बहुत अकड़ता है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने जब वो राजनीति में आए थे तो बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने गालियाँ दी थी, अभद्रता की थी, खूब अपशब्द बोला था। देश की जनता को लगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने 70 साल में राजनीति को गंदा कर दिया, कलंकित कर दिया, कि वाकई में इस राजनीति को बदलने के लिए कोई नया व्यक्ति आया है, और उन्होंने केजरीवाल जी पर बड़ा विश्वास किया। मेरे परिवार के लोग भी कहते थे केजरीवाल कुछ नया करने वाला है, कोई बड़ा करने वाला है। लेकिन उन्होंने किया क्या राजनीति में आने के बाद? राजनीति में आने के बाद वो राजनीति के जितने कीड़े मकोड़े, गंदगी थी जिसको साफ करने के लिए आए थे, उन्होंने उन सबको समेट करके एक ऐसा गंदा राजनीति का चेहरा बना दिया, ऐसा गंदा घिनौना चेहरा पेश कर दिया, जिससे कि अब लोग नफरत करने लगे। लोगों को पता चलने लगा है। आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल को लोग नफरत करें? मैं इसलिए बताता हूँ कि आज के समय में आप कहीं इस विधानसभा चुनाव में, आपको याद होगा, पहले 39 दिन की उनकी सरकार बनी, उसके बाद 1 साल की सरकार रही। उन्होंने कहा मेरे को समय पूरा नहीं मिला, मैं बहुत कुछ करने वाला था। लोगों को लगा कि अब वाकई में सही बोल रहा होगा ये व्यक्ति। 5 साल का समय लिया, 5 साल में उन्होंने सपने बेचे, फिर कहा कि 5 साल में कोई काम पूरा नहीं हो सकता, मुझे एक टर्म और मिलेगा, मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब से देश के अंदर किसान आंदोलन की आड़ में, सीएए की आड़ में केजरीवाल के लोगों का आना, दिल्ली में दंगे का कराना, लोगों को मरवा डालना, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, ऑक्सीजन के प्लांट जहां लगने चाहिए थे हॉस्पिटल के, हाँ, तो लोगों को जब ये एक्सपोज होने लगा है, लोग उससे घृणा करने लगे हैं। नहीं, आप में नवीन जी, आप इनके केजरीवाल जी के बारे में ये गलत परसेप्शन आप दे रहे हैं। आप मुझे एक बात है, शाहीन बाग हुआ, इतनी लोगों को मुश्किल हुई, शाहीन बाग होते ही सारे इलेक्शन हुए, जीता तो केजरीवाल ही ना। मैं आप चुनाव की जीत से, अगर आप ऐसा कहें केवल कि चुनाव जीत गए और उससे फिर केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, वो सही नहीं है। मैं उसका रीजन बताता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना चाहती है? राज करना चाहती है, गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है। 2 चीजें हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी राज करना चाहती है, एक पॉलिटिकल पार्टी जनसेवा भी करना चाहती है। आपको याद होगा, मैं वो आपको वही बता रहा हूँ, पावर में आना बहुत ज़रूरी है। सत्ता में नहीं होंगे तो कैसे मदद करेंगे लोगों की, कैसे काम करेंगे? वो सही है, सत्ता के लिए सिद्धांतों को नहीं बदलना चाहिए। मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कहीं दूर मत जाइए, सबने देखा क्या हुआ। नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब आपने सवाल किया, इसका जवाब उसी से लिंक है। सत्ता पंजाब, जब पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और वामपंथी दल, जिसका वोट शेयर 32.2 और 38.6 था हर चुनाव में, जिसमें सत्ता में नहीं आए, वो जिसमें 25 साल तक लगातार वहाँ पे वामपंथी दल की सरकार रही हो, उन सबका 8.2 रह गया वोट शेयर। सबने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कहाँ जाकर के जमीन में घुस गए? क्योंकि मोदी के विरोध के लिए। पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से लोग अलग करना चाहते हैं, इस देश के पहले जो टुकड़े हुए हैं उसको फिर दोबारा से तोड़ना चाहते हैं, उस साजिश को भाजपा भी समझ रही है, क्योंकि सरकार में बैठी है, सब जान रही है। फिर भी हमने उसके अंदर काम किया, हमने पहले से बड़े हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाते हुए संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने मेरा सवाल केजरीवाल जी से रिलेटेड है कि केजरीवाल जी को आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और हर बारी मात खाते हैं केजरीवाल जी से। आप स्वाभाविक तौर पे जो व्यक्ति बहुत अधिक किसी से स्नेह करता है, उसको लगता है कि ये आना चाहिए, और आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप राष्ट्रवादी सोच के शायद इसलिए आपको लगता होगा कि हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं,
ये लोकतंत्र है, विश्व के अंदर लोकतंत्र के का सम्मान करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव हार जाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी रात दिन मेहनत करती है तो वो यही करती है कि उसकी सत्ता में सरकार आ जाए। लेकिन कई बार बीजेपी दिल्ली में ऐसे लगता नहीं कि चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने। कारपोरेशन हम लगातार 3 बार जीते हैं, लोकसभा की 7 सीटें हम जीते हैं। मैंने आपको बताया, मेरे को लगता है कि केजरीवाल अगर स्टेट में रहते हैं वो बीजेपी को सूट कर रहा है, क्योंकि फिर लोकसभा की सीटें सारी बीजेपी के पास आ जाती। नहीं, मुझे आपकी भावनाओं से इस बात का तो एहसास हो चुका है कि इस बार केजरीवाल नहीं आएगा। जब आप जैसे लोग पूरी ताकत से इसको एक्सपोज करने में मदद करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं अपना काम। तो 7 साल से लगे हैं, पर बीजेपी धोखा दे जाती है, ढीले पड़ जाते हैं आप लोग। इसका चुनाव के बाद बहुत सारे आकलन हुए हैं, इसलिए बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि संगठन ढीला पड़ गया, हो सकता है कोई व्यक्ति का नेतृत्व कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हो सकता है कमजोर भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संगठन कमजोर है। आप देखिए कितना आईटी सेल, मीडिया, स्पोक्स पर्सन कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं बाय हैविंग अ रिलैक्स्ड एटीट्यूड। अब मैं आपको बताती हूँ, रोड्स किसके अंडर आता है? स्टेट के अंदर आता है, केजरीवाल जी के अंदर आता है। फ्लाईओवर बनाते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं। अब उन गड्ढे आ रहे हैं रोड्स में, हाँ गड्ढे बन रहे हैं, तो बीजेपी ये लोगों को क्यों नहीं बता पा रही कि रोड्स का काम केजरीवाल जी करते हैं? क्योंकि जब मैंने फेसबुक पे ये डाला कि देखो गड्ढा है उधर एम्स के आगे, कहाँ पे आईआईटी के उधर है, और खान मार्केट का वो डाला, तो सबने मुझे नीचे क्या लिखा, पढ़े लिखे लोगों ने, एमसीडी। अब मैं फेसबुक पे उसको कितना समझा सकती थी कि एमसीडी के अंदर नहीं आ रहा, ये केजरीवाल जी के अंदर आ रहा है। ये बीजेपी क्यों नहीं आप लोग लोगों के बीच में जाएं और उनको बताएं क्या रोल एमसीडी का है और क्या रोल स्टेट का है। आपके ऊपर नाम आ रहा है बीजेपी पे आ रहा है, मतलब आप किसी रिक्शे वाले से बात कर लो, सब्जी वाले से बात कर लो, वो कह रहे देखो बीजेपी क्या करे एमसीडी रोड्स के लिए। आप अभी तक लोगों को यही नहीं बता पा रहे हैं कि रोड्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम केजरीवाल जी के अंदर आ। अच्छा, रोड्स का ये बताने का काम वैसे मीडिया का है, आप लोग कर ही रहे। मेरी बात कंप्लीट आप सुनेंगे तो ठीक लगेगा। ये काम मीडिया का है, सबसे अधिक सच्चाई को जनता के बीच में लाना और सच्चाई बताना। दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, उसने कुछ बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकों के ऊपर अपने चांदी का जूता निकाल करके मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया। अब तक 6 वर्षों में, जो मेरा नहीं नवीन जी, आप ये कहना कि अरविंद केजरीवाल ने चांदी का जूता, मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, पर ये आप केजरीवाल पे इल्जाम मत दीजिए। अब ये पहले मानिए बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही? से मेरे मानना नहीं, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब सुनिए। आप तो धैर्य रखे, केजरीवाल ही रखता, अलग बात है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर कुछ मीडिया बड़े हाउसेस के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे का चांदी का जूता मारा, उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया। हम दिल्ली में आवाज़ उठाते हैं, हम विपक्ष में हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर 3 दिन का सत्र चला और दिल्ली के विषय पर चर्चा नहीं हुई। हमने आवाज़ उठाई, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बोला, बाहर बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि दिल्ली में जल भराव पर चर्चा होनी चाहिए, पानी पीने के विषय पर चर्चा होनी चाहिए, सड़कों की मरम्मत के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सड़कें धंस रही हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर लोगों को सड़ा हुआ राशन जो गेहूं सड़ रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के लोग इस समय कोरोना काल के बाद उनके व्यापार ठप हो गए, उनकी जो बिजली के आप फिक्स चार्ज ले रहे हो वो खत्म होने चाहिए। ऐसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होने की आवश्यकता है, जो दिल्ली विधानसभा, दिल्ली से संबंधित जो उसके अधिकार क्षेत्र में है उस पर चर्चा की जाए। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। ये किससे बात करेंगे? संवैधानिक तौर पे सदन में अगर उनका बहुमत है तो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग की तरफ विधानसभा को यूज किया जाएगा। ये क्या दिल्ली की मीडिया को नहीं दिखा? किस मीडिया हाउस ने छापा और कितना स्पेस दिया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप कहते हो कि लोगों को नहीं पता चलता, हम लोगों के पास कार्यकर्ता जा करके बता रहा है, ये बात सही है कि हमको और अधिक बताना चाहिए,
लेकिन जब जब हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं इस विषय को लेकर, 3 दिन तक हाउस में प्रदर्शन करते रहे, कितने कार्यकर्ताओं को चोट लग गई, कितने पुलिस ने वहां पर वाटर कैनन के कानूनी तौर उन्होंने डाले, हमारे पर पानी फेंका, कितने लोग हमारे घायल हुए हैं, किस लिए हुए? दिल्ली की समस्याओं को लेकर के ना। मेरा ये कहना है, मेरा केवल इतना सा कहना है कि जो माध्यम अरविंद केजरीवाल ने जिस पर कैप्चर कर लिया उस मीडिया हाउसेस के ऊपर, उसको ब्रेक करने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। आप मीडिया में हो या ना हो, लेकिन आप सोशल प्लेटफॉर्म पर इस बात को एक्सपोज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आज जितने लोग इस आपकी और हमारी इस चर्चा को देखेंगे या सुनेंगे, जितने लोग सुनेंगे, क्या उनको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है? मैं आप ही के माध्यम से उन बड़े पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने आपके फेसबुक के ऊपर लिखे हुए ट्वीट पर लिखा कि एमसीडी का है, उनसे पूछे कि भैया तुम एमसीडी और दिल्ली डीडीए और दिल्ली सरकार, इसके अंदर भेद जानते हो क्या? कौन क्या है? दिल्ली की सरकार के पास क्या अधिकार है? बीजेपी का फर्ज बनता है, अगर मीडिया उनका साथ नहीं दे रही तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के लीडर्स का फर्ज बनता है कि वो जमीन पे जाएं और लोगों को बताएं कि ये काम अरविंद के। आप वहां पे 4 झंडे लेके ही खड़े हो जाते जहां गड्ढा हुआ था, उससे दूर कुछ तो करिए। मैंने कहा ना कि हमारे 4 नहीं, कम से कम 15-20 हजार लोग इसमें, जबकि कम करने के बाद लोगों में गुस्सा बहुत था, इतने लोग दिल्ली की विधानसभा पे 3 दिन तक पड़े रहे वहां पर जहां गड्ढे बने थे। मैंने कहा आप एक बार वहां जाके झंडे लेके खड़े तो होते, लोगों को पता तो चलता कि ये बीजेपी नहीं, कि बीजेपी, आपको वहां पे जाके बीजेपी को वहां दिखना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि ये देखो गड्ढे, आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रांग है सब कुछ बीजेपी के पास। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बहुत से लोगों नहीं, ने, जब तक बीजेपी नहीं दिखेगा कि बीजेपी का लीडर बता रहा है, नहीं डिफरेंस पता चलेगा कि रोड किसने बनाई। सरोजिनी नगर में जो गड्ढे सड़कों के अंदर बन रहे हैं, जिसमें ना जाने कब सड़क धंस जाए, उसका तो मैंने ही डाला था वीडियो, और उसको लाखों लोगों ने शेयर किया है सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं मालूम किसके पास तक कहाँ कहाँ पहुँचा है, लेकिन लाखों लोगों ने शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर भी घूम करके आया है, फेसबुक पर भी आया है, ट्विटर पर भी आया है, इवन इंस्टाग्राम पर भी आया है। तो लोगों ने मुझे बहुत सारे वीडियो मुझे ही भेजे, इट मीन्स लोगों ने देखे, जाने तक भेजे। मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में, वो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो विश्व की, वो कभी नहीं चाहेगी किसी राज्य में चुनाव हारे। हमने रात और दिन, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ी मेहनत करी है, हम नहीं जीत पाए अलग बात है। हम कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, हम उनसे लगातार उनके बीच में जा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, नेगेटिव नैरेटिव पैदा करने वाले इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमें अभी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे, हम और अधिक मेहनत करेंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में अभी भी जमीन पे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है, करेंगे। आदेश गुप्ता जी, उनके घर पे हमला होता है, औरतें तक आके गाली गलौज करती हैं, ऐसे लगता है जैसे राइट्स हो जाएंगे, इतने लोग गए और वहां पे वो किया। दिल्ली पुलिस तो बीजेपी के पास है, क्या चार्जेस आए? तभी तो मैं कह रही हूँ अरविंद केजरीवाल को तो आप लोग बिल्कुल पैम्पर करते हैं। आपने क्या किया? अब आप ये मत बोला FIR लॉन्च हो कि थोड़े से लोग हो गए, पर ये मुद्दा खत्म क्यों होने दिया? अगर आप बीजेपी ने कांग्रेस या उसके ऊपर किया होता, आपके ऊपर, अभी ये मुद्दा 2 महीने चल रहा था। आप लोग सोशल मीडिया पे ही करें। IT सेल क्या कर रहा है? अभी तक इस मुद्दे को प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया आपने? हमारे में, और आप फिर कहेंगे दूसरी पॉलिटिकल, फिर आप वही बात करें, जैसा देश वैसा भेज ना, ऐसा नहीं हो सकता। जैसी राजनीति वो कर रहे हैं, आपको करनी पड़ेगी। हम झूठ, प्रपंच, फरेब, झूठ। आदेश गुप्ता जी की पिटाई में, मतलब के घर के हमले पर झूठ कहाँ था? वो तो सच्ची में हुआ। आपने कहा कि जैसी वो कर रहे हैं, मैं आप दोनों चीजों को सब देखिए, हमारे इन्हीं से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं जी। हमारे में क्या होता है, जब आदमी चर्चा करता है तो क्या होता है कि वो हर चीज को एक साथ मिला देता है, तो मिक्स वेज बन जाती हो। और आपको मैंने आदेश गुप्ता जी से कैसा सवाल पूछा, उसी से आपने साथ में दूसरा कहा कि आप जो है जैसी राजनीति वो कर रहे हैं वैसी नहीं करनी चाहिए। मेरे 2 नहीं, मैंने उससे पहले आपको ये बोला कि अगर ये आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी ने हमला किया होता या कांग्रेस पे किया था तो 2-3 महीने तक ये लोगों के उसका पेशेंसली मेरा निवेदन है कि आप बताइए वो मुद्दा खत्म क्यों किया। आप बात सुनेंगे तभी तो बताऊंगा, बताएं। नहीं सुनेंगे तो ये चलता रहेगा शाम तक। ठीक है, बताएं। मेरा ये कहना है कि पहली बात, झूठ, फरेब, धोखे की षड्यंत्रकारी हम राजनीति नहीं करेंगे, भाजपा कभी भी नहीं करेगी, चाहे सत्ता में आए और चाहे नहीं आए।
वो जनहित और जन सेवा की राजनीति करती है, करती रहेगी, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के घर पे जब हमला किया, उसको हमने मुद्दे को छोड़ दिया। नहीं, आम आदमी पार्टी का जो वहाँ से चुनाव लड़ा था व्यक्ति, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बिना मतलब उनका नाम लेकर के उसको जीवन के बारे में याद करना उचित नहीं है। उन संगठित गुंडों के गिरोह ने आदेश गुप्ता जी के घर पर हमला किया, उनके गार्ड के साथ, जो निजी सुरक्षा गार्ड था, उसके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी। पुलिस ने उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया। उसके 3 दिन बाद रात के 1:30-2 बजे के 2:30 बजे के आसपास मेरे घर पर शराब पी करके 4-5 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया और मिसबिहेव किया। उस समय पुलिस ने उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया, 2 लोगों के खिलाफ दूसरी कार्रवाई की। कानूनी तौर पर भारत का जो संविधान है, जो कानून है, उसके तहत जो कानून में धाराएं बनती हैं, जो सेक्शन बनता है, एज पर लॉ ऑफ एक्शन के तहत पुलिस अपना काम करती है। उन्होंने अरेस्ट कर लिया लोगों को, बाद में अदालत जमानत दे दे, छोड़ दे, वो कर दे। रही बात नैरेटिव बनाने की, कि हमला करने की, हमारे ऊपर हमला हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला हो, हमारे बाकी कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, हम उसका राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहते हैं। हम देश की, पर ये हमला भी तो राजनीतिक ही था। वो था, उसकी जानकारी हमने दी। लोगों के बीच में समझदार लोग उसका आकलन करते हैं, वक्त आने पर इसका जवाब देते हैं। एक सभ्य राजनीति में, सभ्य समाज के अंदर असभ्यता की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिंदल जी, आप नवीन जी, आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। मैं आपको तसल्ली नहीं दे रहा हूँ। मैं जो हूँ आपको ये बता रहा हूँ कि देश की जनता समझ रही है और देख रही है कि किस प्रकार के लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं। उसका प्रतिकार देगी वक्त आने के ऊपर। आज दिल्ली की जनता ने तो उठा करके 62 लोगों को आम आदमी पार्टी के विधायक बनाया ना जी, किसी दूसरे ने तो नहीं बनाया ना। चाहे कारण जो भी रहा हो, चाहे उसमें कोई भी लोग शामिल रहे हों, चाहे किसी भी नैरेटिव को सेट करने में लग गए हों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रचंड सत्ता दी है उन लोगों को। वो सत्ता दे करके उद्दंडता कर रहे हैं, ये भी दिल्ली की जनता ही देख रही है ना। अच्छा चलिए, अब देखिए, आनन फानन में आकर शीला दीक्षित जी ने एमसीडी को कई भागों में बांट दिया, जैसे कई पोस्ट दे दी, हिस्सों में कर दिया, हाँ, और साथ में पोस्ट दे दी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मेयर, फिर इनका आगे स्टाफ, उस स्टाफ का आगे स्टाफ, इनका, इनके ऊपर खर्चा और ये सब, ये एमसीडी का है। बीजेपी के पास जब एमसीडी आई, उन्होंने, और इसका सारा भार किस पर पड़ता है? पब्लिक के ऊपर, टैक्स पेयर का ही मनी जाता है ना। हाँ, तो बीजेपी जब आई तो उन्होंने एमसीडी के खर्चे कम करने के लिए ये सारी अननेसेसरली पोस्ट को हटाया क्यों नहीं? देखिए, 3 एमसीडी को बनाया गया और पॉलिटिकल पार्टियों ने ये तय किया उस समय की, चाहे शीला दीक्षित सरकार में थी, कि तीनों की तीनों हम इसलिए बना रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को अधिक विजनरी सपोर्ट मिले, वहाँ पे और मिलती है, और एफिशिएंसी काम में। सुन लीजिए जो उन्होंने बनाया। अब ये सोच कि इसके अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं, केवल भाजपा ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती, कहते थे कि विकास के विरोध में ये लोग खड़े हैं, ये नहीं चाहते डेवलपमेंट हो, कि नजरगढ़ का आदमी को जाकर के टाउन हॉल में जाना पड़े, दिल्ली के दूर दूर से, बुराड़ी से आने वाला व्यक्ति, बदरपुर से आने वाले व्यक्ति को वहाँ जाना पड़े, ये बिल्कुल गलत है। तीनों हिस्से में होगा, लोगों के आसपास जाना आसान हो जाएगा। लेकिन स्थिति उससे ज़्यादा भयावह हुई। हम, भाजपा चाहती थी, भाजपा ने पहले भी कही कहा कि इन तीनों को एक कर दिया जाए ताकि जो है इसके खर्चे कम हो और आपस में कई एक, जैसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम कमज़ोर है, दक्षिण दिल्ली का थोड़ा टैक्स ज़्यादा आता है, तो इन सबको आपस में मिल करके लोग काम कर लेते थे। लेकिन इस सारी व्यवस्था को ठीक करने का काम दिल्ली की सरकार का संवैधानिक पद के अनुसार उन्हीं को इसको प्रस्ताव को आगे भेजना है। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नहीं भेजा। अब तक दुर्भाग्य कि हम नहीं आ पाए। आप देखिए, आपके इस माध्यम से लोगों को पता, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अब भी दिल्ली नगर निगम और विधानसभा में भाजपा आएगी और बहुत सारी कुरीतियों को खत्म कर जाएगी। पहले तो देखिए, लोग सफर कर रहे हैं एमसीडी दिल्ली स्टेट के कारण। अब देखिए, जिनको पेंशन मिलनी है, जो बूढ़े लोग हैं, वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हुए अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, उनको टाइम पे सैलरीज तक नहीं मिल रही हैं। और लोग अब ये कहने लग गए हैं कि एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट पे ब्लेम दे देती है, दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी पे ब्लेम दे देती है। किसकी बात माने? वो कहते हैं पैसे दे दिए हैं एमसीडी को, एमसीडी कहती है अभी तक नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी, आप लोगों को ये एक्सपोज करके ये क्लैरिटी लानी चाहिए।
क्योंकि इससे एमसीडी बीजेपी का नाम भी खराब हो रहा है, तो इसके लिए क्लैरिटी लोगों के सामने। हमने अभी पिछले समय में लगभग 22 दिन तक ये जो आपने आज सवाल उठाया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन 22 दिन तक हम यही विषय लगातार जनता के बीच में लेके जाते रहे। विषय क्या था कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 57,000 करोड़ रुपया पिछले 6 वर्षों में दिया है। 57,767, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। उसमें से 26,000 करोड़ रुपया ऐसा है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, कहाँ चला गया, किस खाते में गया। और ये पैसा ऐसा नहीं है कि कह दिया चला जाओ चला गया, दिल्ली सरकार के अकाउंट से दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, ये लीगल है। लेकिन जो ये महाठग है, इस महाठग ने, क्योंकि IRS रहा है, कमिश्नर रहा है, उसका इसने भरपूर उन कामियों का, बारीकियों को जानता है। उसने आज तक 7 वर्षों में, जब से सरकार में बैठा है, दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट ही नहीं कराया है, बैलेंस शीट ही नहीं बनाई है। अगर बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो कानून के मुताबिक उसका ऑडिट नहीं हो सकता। ऑडिट नहीं हो सकता तो उसके ऊपर CAG काम नहीं कर सकती। आपके माध्यम से जो लोग देखेंगे उनको पता तो चले कि दिल्ली जल बोर्ड में जो 800 करोड़ रुपए के फायदे में था, जिसके 356 करोड़ से ज़्यादा की जिसके पास FD थी, बाकी उसके पास उसके अकाउंट में पैसा था, वो सब खत्म हो गया और 57,000 करोड़ रुपया उसके अंदर डूब गया। दिल्ली सरकार टैक्स पेयर का पैसा, आखिर पैसा कहाँ गया, किसके पास पानी पहुंचा है? आज जो पानी का जो टैंकर का घोटाला था, मैं बात कंप्लीट करूं, कम से कम आपके लोगों तक पहुंचेगी बात, पता चलेगा कि दिल्ली जल बोर्ड का जब ये आया करते थे, केजरीवाल पहले गाया करते थे कि हम सरकार में आएंगे, टैंकर माफिया खत्म कर जाएंगे। कांग्रेस ने चला रखा है, 1,000 करोड़ रुपया का टैंकर माफिया हर साल घाटा कर रहा है, वो बढ़कर के 1,800 करोड़ रुपये हो गया। और टैंकर माफिया वही जो काम कर रहे थे, एक बदला नहीं आज तक। तो ये अरविंद केजरीवाल ने लोगों के साथ भला किया, दुर्भाग्य किया। पीने का पानी का लेवल कम हो गया, जहरीला पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है। अपने घर में 9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाता है और लोगों को पानी के लिए तरसाता है। इस व्यक्ति के बारे में जब ये पता चलेगा, लोगों को पता चल रहा है, हम बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं, लगातार ये बात जनता के बीच में जा रही है, तो लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं जब तक भागेगा ये। पर जमीन पे जब तक बीजेपी नहीं बताएगी ये बातें, बीजेपी के लीडर, जमीन पर ये बातें नहीं है नवीन जी। जमीन पे कैसे बताएं? अच्छा चलिए आप बताइए। क्यों कार्यकर, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं, संगम विहार है, वहां पे कोई तो आपने अध्यक्ष बना रखा होगा, कोई तो मालूम है कि वहां के हर मंडल में, वहां डिस्कस तो कीजिए, मंडल में, विधानसभा में और हर एक स्तर के ऊपर भाजपा के हर कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन करके 22 दिन में, वही बता रहा हूँ। आप सिर्फ इलेक्शन टाइम पे क्यों बताते हैं? इलेक्शन कहाँ है जी? अभी नहीं, अभी बताया मैं, अभी 3 महीने की बात बता रहा हूँ, तो ज्यादा बात ही नहीं बता रहा। पिछले 3 महीने में भाजपा के आप किसी कार्यकर्ता से पूछ करके देखिए, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं करके बताया। 3,760 बूथों पर, 3,760 बूथों पर जाकर के छोटे छोटे कार्यक्रम करके 20-20, 25-25 लोगों की मीटिंग में सारे विषय बताए गए हैं। प्रदेश के लोगों ने, जिले के लोगों ने, मंडल के लोगों ने जनता के बीच में सारे विषय रखे हैं और सबको मालूम है। जब भी मैंने कहा कि महाठग एक्सपोज होता जा रहा है, इसीलिए वो वायलेंट हो रहा है। पर आपको इतना बता दूं कि जमीन पे लोग ये सोचते हैं कि रोड तो बनाता है केजरीवाल, फ्लाईओवर देता है मैं केजरीवाल, गड्ढे फ्लाईओवर दिया उसने दिया नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट आपके पास। फिर वही मैं, आप वहीं आ गए जहां तो वही तो मैं कह रही, पर वो सक्सेसफुल हो रहा है ना भाई। आप उसी जगह पर आ गए जहां पर शुरू हुए थे कि दिल्ली के मीडिया को अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के लिए, आपने कहा एडवर्टाइजमेंट होता है। हाँ, तो मैंने कहा किसका एडवर्टाइजमेंट? नहीं, आप ये बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो एडवर्टाइजमेंट देके सक्सेसफुल हो रहा है। आप लोग उस चीज में पीछे हैं। रोहिंग्या इशू, पब्लिक मनी स्पेंड हो रहा है इनके ऊपर, इनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो एक इंडियन सिटीजन को मिल रही है। इनको पानी, बिजली, राशन सब कुछ मिल रहा है। सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही हैं? योगी जी ने तो अपना कमाल दिखा दिया, ओखला से इनको अपनी ज़मीन खाली करवा ली जो यूपी की थी। सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही हैं? रोहिंग्यास क्यों है इतने, बांग्लादेशी क्यों है इतने दिल्ली में? देश के अंदर रोहिंग्या पिछले 4-5 साल में नहीं आए जी। जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन दिल्ली की बॉर्डर से सटी हुई है, यमुना के साथ साथ लगी हुई है, उसके ऊपर बड़ी तादाद में और दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों में रोहिंग्या ने, देश भर में रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाया गया, एक साजिश के तहत बसाया गया, विशेषकर हर राज्य की सीमा के साथ साथ बसाया गया। और ये कोई
एक दो दिन की साजिश या अभी नहीं है। आपको याद हो, अभी कुछ मैं वीडियो देख रहा था जिसमें रोहिंग्यन मुसलमान कह रहे थे कि वो 15 साल से हैं, 12 साल से हैं, 10 साल से मैंने भी देखी, वो दिल्ली में आए हुए हैं और सब तो कुछ मिलता है। वो सबके सब जो लोग आए हुए हैं उनको अभी आम आदमी पार्टी के विधायक को आपने देखा हुआ, अमानतुल्लाह खान, जो सबसे बड़ा इनका शातिर बदमाश व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने रोहिंग्यन मुसलमानों को 10-10 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, जितने भी परिवार यहाँ रहते हैं। पैसा दिया होता है, सरकार का पैसा, उसके बाप का पैसा तो है नहीं। उसने कहा है कि मैं यहाँ पर सबके लिए तंबू बम्बू लगा रहा हूँ, बिल्कुल नए टेंट लगाए गए, उनको रोज बिरयानी खिलाई गई बना बना कर। किसके पैसे से खिलाई गई, किस लिए बचाएगी? ये सवाल क्यों नहीं पूछते जब अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल की सरकार इसका जवाब क्यों नहीं देती? रोहिंग्यन मुसलमानों के प्रति वो इतनी उदार विचारों की क्यों बनी हुई है? तो आपको लगता है कि कहीं ये इनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड हो सकते हैं? कोई बड़ी बात, ये दिल्ली सरकार ने बनाना है, विधायक के लिखने पर बन जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर समाजवादी पार्टी के लोग हों, या फिर इसके अलावा तेलंगाना के अंदर ओवैसी के लोग हों, ये सब लोग मिलकर के देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। जब मैं ये बार बार बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव नैरेटिव पैदा कर रहे हैं। मैं नेगेटिव नैरेटिव पैदा नहीं कर रहा हूं। देश की सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब मुसलमानों के हौसले बढ़ गए और रोहिंग्यन मुसलमान दिल्ली के अंदर राज्य सरकारों में बसाने शुरू कर दिए। उसी सत्तारूढ़ पार्टी ने, जिसने जम्मू कश्मीर में, क्या बांग्लादेश, बर्मा कहाँ, कश्मीर कहाँ, वहाँ पर जाकर के रोहिंग्यन कैसे बस गए, किस तरह से चले गए वहाँ तक? ये बिना किसी मदद के तो नहीं जा सकते ना जी। इनको एक साजिशन तरीके से बसाया गया। दिल्ली के अंदर योगी जी ने जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर उसने ये काम किया है। इनको हटाने का काम चल रहा है। तो ये तो नहीं कि हटा के इनको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, इसीलिए एक CAA भी कानून लेकर के आए थे, जिसमें जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम के लिए 57 देश है और हिंदुओं के लिए कोई दूसरा देश नहीं है, एक नेपाल है या फिर ले जाकर के छोटा मोटा भूटान में जाएंगे, तो सबको लगा करके वो लोग, उनको भारत की नागरिकता मिले। जब ये कानून आया तो उसके विरोध में कौन लोग खड़े हुए? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब लोग क्यों खड़े हुए? क्योंकि इनका सबका वोट बैंक मुस्लिम है और भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो साजिश कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। रोहिंग्यन मुसलमानों को अभी हटाया योगी जी ने, और यकीन मानिए जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आएगी, इस देश के नागरिकों का उस पर हक होगा, संसाधनों पर। किसी घुसपैठिए का हक नहीं होगा। घुसपैठियों की मदद करने वाली सरकार है, घुसपैठियों को मदद करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, उसको यहाँ से खदेड़ करके बाहर कर दिया जाएगा। आपने तो केजरीवाल को, आप गवर्नमेंट को लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। ऑक्सीजन का इतना बड़ा कांड हुआ, फ्रॉड हुआ, उसमें सप्लाई भी नहीं पहुंची टाइम पे, एक नैरेटिव सेट हुआ कि बीजेपी, मोदी जी ने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करी और सब। आप सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत गए, फिर भी लोगों को आप नहीं अभी तक बता पा रहे, क्योंकि गौरव भाटिया और संबित पात्रा एक पेपर लेके आते हैं और रोज टीवी पे बोलते हैं ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है। ऐसे नहीं होगा। आपको मैं वही, फिर आप कहेंगे कि मैं दोबारा बात कर रही हूँ, क्यों ये लोगों तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही? मैं आपका इसका जवाब देता हूँ कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की, देश जब ये कोरोना पैंडेमिक सेकेंड वेव आया, तब ऑक्सीजन की स्वाभाविक तौर पर थोड़ा वेव पहले वाले से ज़्यादा सीवियर था, तो लोगों में पैनिक था। उस पैनिक को बड़ा करने का काम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की दोनों पार्टियों ने मिलकर के किया। यही मेरा सवाल है। उसने क्यों किया ये काम? उसने काम इसलिए नहीं किया कि केवल इससे जो है उनको कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने इसलिए किया कि इससे विश्व में भारत की बढ़ती हुई ताकत, पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बढ़ता हुआ वर्चस्व, उसको गिराने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए क्या साजिश रची जाए, उन्होंने पैनिक फैलाना शुरू किया। और दिल्ली के अंदर, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी का बहुत बड़ा पैनिक फैलाया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की ऑक्सीजन की पाइपलाइन के ऊपर पैर रख करके खड़े हो गए। उसके सामने लोग तड़पते रहे, लोग बिलबिला करके मरते रहे, अस्पतालों में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बाहर उनके परिवार के लोग बिलखते रहे, लाशें लेने के लिए उनको लाशें तक नहीं मिली, और अरविंद केजरीवाल खड़े होकर के पाइपलाइन पर मुस्कुराते रहे और उनके पीछे अमानतुल्लाह खान
और मनीष सिसोदिया जोरदार ताली बजाते रहे। तब मेरे को पता चला, उस समय मैं नजर पड़ गया था नगली में, आपने दुनिया भर में मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक ऑक्सीजन प्लांट को उन्होंने एनओसी नहीं दी, 14 दिन तक बंद रखा। उस ऑक्सीजन प्लांट को उसने चालू नहीं किया। और जब मैंने सोशल मीडिया पर डाला, क्योंकि मीडिया ने दिखाया नहीं, मीडिया तो फिर वही, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि बार बार मीडिया खरीद लिया इसलिए ऐसी बात करते, लेकिन बोलना पड़ेगा इस बात को। तब जब मैंने उस विजुअल्स को दिखाए, प्लांट को दिखाया, ऑक्सीजन बनाने की मशीनों को दिखाया, ऑक्सीजन बनाने प्लांट के मालिक को दिखाया, वो सिलेंडरों को दिखाया, दिल्ली सरकार के जो सरकारी गुंडे जिनको ये सिविल डिफेंस की वर्दी बना करके वहां खड़े कर किया हुआ था, वो भी वहां पर थे। तो जब वो दिखाया तो सोशल मीडिया पर एक रेवोल्यूशन आया, लाखों लोगों ने उसको शेयर किया, देश विदेश से घूम करके आया कि कोरोना पैंडेमिक में ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल खिलखिला रहा है, घर में बैठ करके केवल तालियां बजा रहा है, फोटो शूट करा रहा है। तब इसकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको एनओसी दी, लेकिन उस एनओसी देने में भी 14 दिन लगाए और 25 टन के प्लांट को मात्र 2.5 टन का शुरू किया। तो ये स्थिति केवल एक नहीं थी। उसके बाद तब मुझे लगा कि नहीं, इस व्यक्ति को, इस धूर्त को, इस महाठग को एक्सपोज करने के लिए चाहे मुझे रात दिन एक करना पड़े। फिर मुझे पहले एक बार आतंकवादियों की गोली लग चुकी है, ग्रेनेड अटैक हो चुका है, तो मैं समझता हूं कि ये आदमी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों से मरवा देगा मुझे, लेकिन हो सकता है कि मेरे बाद कुछ और नवीन कुमार पैदा हो जाए, नवीन जिंदल निकल करके आ जाए लोग बाहर सड़कों पर और वो उसको एक्सपोज करें। फिर मैंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया। तब मैंने दिखाया द्वारका के सेक्टर 9 में 1725 बेड का वो अस्पताल जो 3 साल से बना हुआ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने 47,000 करोड़ रुपया मोहल्ला क्लिनिक के अपने वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खत्म कर दिया, लेकिन उस अस्पताल को चालू नहीं किया। सब कुछ बना हुआ है, उसके अंदर 1725 बेड का अस्पताल 3 साल से तैयार खड़ा है। एक सुई नहीं खरीदी 10 रुपए की। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 283 बेड का वो बना हुआ तैयार खड़ा है, वो ऑपरेशनल है। उसके अंदर मात्र 15 कोविड के पेशेंट को भर्ती कराई, उसके अंदर 600 हो सकते थे। 1725 वाले में 3000 पेशेंट भर्ती हो सकते थे। जिस जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए, दिल्ली सरकार के पास जमीन पड़ी है, मादीपुर के अंदर 6 एकड़ का हॉस्पिटल बनाने का लैंड इनके पास साहब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे तब दे करके गए थे, जो आज तक काम शुरू नहीं हुआ, अब जाकर के शुरू कराया है। उस पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाता। द्वारका के सेक्टर 22 के अंदर हज हाउस बना रहा 100 करोड़ रुपए खर्च करके, क्या उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग सकता था? क्या उसके अंदर एक मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा सकती थी? ये अरविंद केजरीवाल समझता है कि इसकी बात को कोई बताएगा नहीं, इसको कोई उजागर नहीं करेगा, जनता तक बात नहीं पहुंचेगी, जो ये बोलेगा अखबारों में छपवाएगा वही सच होगा, वो नहीं चलेगा। अब अरविंद केजरीवाल के लोग मुझे गालियां दें, मुझ पर हमले करें या मार दें, ये जमान तो जब तक इसके जवाब दिल्ली वालों को मैं नहीं दिलाऊंगा तब तक तो चुप नहीं होगी। चलिए, अब जैसे दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट हैं दिल्ली की, हाँ? लेने के प्लान्स हैं कि इन्हीं के 3 मेंबर आते रहेंगे? दिल्ली का कानून ये है संवैधानिक तौर पे, जो मैंने और आपने नहीं बनाया, बहुत पहले से बना है, कि दिल्ली में राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग जब भी होगी वो एक के बाद एक ही होगी। यानी कि अन्य राज्यों की तरह नहीं है कि इस क्षेत्र के लोग इस राज्यसभा के सदस्यों को एक सीट चुनेंगे, दूसरे राज्यसभा के लिए दूसरे क्षेत्र के विधायक चुनेंगे। ऐसे में दिल्ली में जिसकी सरकार होगी 3 सीटों में वही आदमी राज्यसभा का अपने सदस्यों को भेजेगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि इसको हम नहीं तो बीजेपी आपने जो ट्राई करेगी कि अब राज्यसभा के मेंबर बीजेपी के बने हुए, जीतेगी बीजेपी दिल्ली। मैंने आपको वही कहा कि इस बार तो क्योंकि इनके 62 है और अगली बार भाजपा दिल्ली विधानसभा में भी होगी और राज्यसभा में भी होगी और नगर निगम में भी होगी, वरना तो देश बर्बाद हो जाएगा। नगर निगम के सब छोटी छोटी जगहों पर, पार्कों पर होंगे, मुसलमानों के कब्जे होंगे, लोग कहीं बाहर निकल नहीं सकते। जमीन के अंदर लोग सुबह जाता है, माँ बहन बेटी पिता भाई ये सोचता है कि लौट करके वापस आएगा, जमीन में धंस जाएगा। आज के समय में बड़ी स्थिति नाजुक है जी। और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी किसी राज्य की समस्या नहीं है, अब तो ये देश की समस्या बन गए हैं। तो इसको निपटाने के लिए, इसको राजनीतिक तौर पर हटाने के लिए आवश्यक है इसका सबको मिलकर के मुकाबला करना पड़ेगा। अब आप तो हैं ही दिल्ली के फेस। नहीं, दिल्ली मैं हूँ, आप तो वो लोग हैं। नहीं, उन्होंने आप नाम लेकर के बर्बाद कर दिया। ठीक है, नवीन जिंदल जी तो हैं ही, आपके पास गहलोत जी हैं, बग्गा जी हैं, प्रवेश जी हैं, गंभीर हैं, कपिल मिश्रा हैं, एक फेस क्यों नहीं देते हैं आप? नहीं, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे जितने भी नाम आपने लिए हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि लोगों को आज के समय में अरविंद केजरीवाल के फेस से घृणा होने लगी है, उसके फेस से लोग नफरत करने लगे हैं।
इसलिए इसके सामने फेस नहीं, इसके सामने विचार चाहिए, इसके सामने एक वो चाहिए जो दिल्ली को बचा सके। और वो सब जानते हैं कि वो बचाने का विचार, वो बचाने की सुगंध, वो बचाने की ताकत कमल के फूल में। और इसलिए निश्चित तौर पर अगली बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, वही निकल करके इसके अंदर जीत करके आएंगे और दिल्ली को बचाएंगे। चलिए, आपने जवाब दिए और मैं फिर भी जाने से पहले मेरा कोई वो नहीं बनता, पर एज ए सपोर्टर ऑफ बीजेपी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अभी भी बीजेपी को ज़मीन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं आपकी बात को मानता हूँ, सह स्वीकार भी करता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस अवसर पर चलते चलते, कि जब जो है मैंने चाणक्य के सीरियल को देखा करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जब कोई राजा सामंतवादी हो जाए और उस राजा के खिलाफ किसी के बोलने की क्षमता खत्म हो जाए, जिनको पास अधिकार है, जिनके पास पूछने के लिए आपने हमने चुना, जिनको हम पत्रकार कहते हैं, मैं भी 30 वर्ष पत्रकारिता में रहा हूँ, अगर वो सवाल पूछना बंद कर दे, तब हर व्यक्ति को उठना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जागना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सवाल पूछने पड़ेंगे। आप पूछो ना कि आपके घर के अंदर, बिजली का घर के अंदर जब मीटर लगा हुआ हो, उस बिजली के मीटर में अगर आपके पास 4 कमरे हों, हर कमरे में आपके एसी लगा है या फिर गीजर लगा है, और कभी मेहमान आ जाएं, एक बार वो सारे चल जाए 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो आपका मैक्सिमम डिमांड इनवाइस यानी कि MDI बढ़ जाता है। तब बिजली कंपनी आपको नोटिस भेजती है कि भाई आपको पास लोड बढ़ गया है, आपने 3 किलोवाट सेंक्शन कराया था, आप 6 किलोवाट कराओ, नहीं कराओगे तो आपको पेनल्टी लगाएंगे। आप लोड बढ़वाते हो, पैसा देते हो, लेकिन उसके बाद जब वो कम हो जाता है, 6 महीने तक कम रहता है, तो बिजली कंपनी आपका पैसा वापस क्यों नहीं करती? बिजली कंपनी आपसे क्यों नहीं कहती कि हमने आपका फिक्स चार्ज बढ़ाया है, ये कम होना चाहिए? दिल्ली के अंदर 7409 मेगावाट की बिजली की डिमांड है अभी तक, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार 22,576 मेगावाट का फिक्स चार्ज वसूलती है। आखिर क्यों? कहां जाता है? दिल्ली के जल बोर्ड का 57,000 करोड़ रुपए का घाटा अरविंद केजरीवाल के आने के बाद हो गया। तो आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि हमको गंदा पानी आता है, हमको फ्री के नाम पे आप दे रहे हैं, आखिर इसका इलाज क्या होगा? दिल्ली के अंदर किसानों की जमीन पर कब्जा करके उनको खत्म करके वहां छोटे छोटे 100 गज के 50 गज के प्लाट काटे जा रहे हैं ताकि खेती खत्म हो जाए। वो 50 गज में लोग जाकर के रहेंगे, उनको फ्री बिजली और फ्री राशन के नाम पर वहां बसाया जाएगा, और उसके बाद वो लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको पूछना पड़ेगा कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कोलैप्स कर गई। 5700 बसें थी, 15,000 बसें करने का वायदा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, और 5700 बसों में से अब 3600 कुछ बसें, 3200 कुछ बसें रह गई हैं, और उसमें से आधी 1000 बसें सड़क पर नहीं आती हैं, और बाकी बसों की मियाद खत्म होने वाली है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स हो गई, और आप चुप बैठे हो ये सोच करके हमको फ्री बस के अंदर ड्राइव मिल रही है महिलाओं के नाम पर। कितनी महिलाएं आपकी जाती हैं ड्राइव करने के लिए? तो आपको उसका सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको नहीं पूछना चाहिए सड़कें बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। सड़कों के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर बनाए अरविंद केजरीवाल, सड़कों के ऊपर एक छोटा सा पैच वर्क करे तो 1-1 करोड़ रुपए के विज्ञापन दे, उसके होर्डिंग पोस्टर लगाए, तब आप सवाल नहीं पूछेंगे कि सड़क बनाने की जगह केवल विज्ञापन करने के लिए आपको चुना था क्या? आपको सवाल पूछना पड़ेगा। हम आपकी आवाज हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस सवाल को पूछने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को जनता की आवाज़ बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करती हूँ आप सबको काफ़ी जवाब मिल गए होंगे। तो दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार बनाइए। नमस्कार।